अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पे कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करें। चलें शुरू करते हैं। सच है हमी को आपके शिकवे बजा ना थे, बेशक सितम जनाब के सब दोस्ताना थे। हाँ, जो जफ़ा भी आपने की कायदे से की। हाँ, हमी कार बंदे रसूल वफ़ा ना थे। गो कि वो लम्हा उनके दरमियान बच्चों की मासूमाना बल्कि बचगाना जिद की तोफैल हायल हुआ था, लेकिन उस लम्हे को उन जज्बात ने अपना किरदार खुश असलूबी से अदा किया था। ये तो साद के दिल की अमीन धड़कनें अच्छी तरह जानती थीं, जिससे वो जवान मर्द निगाह चुराता, दामन बचाता, गुरेजा सा मुनकर इधर दपक कर खुद को झुठला रहा था। लैपटॉप ऑफ करके 12 का हिंसा अबूर करने की सबक रवि से दौड़ रही घड़ी के कांटे पर एक अचट्टी से नजर डालकर लाइट ऑफ करता सुस्त कदमों वो आरजी ठिकाने से निकल आया। आप आप अभी तक जाग रही हैं? साइड टेबल पर निहायत एहतियात से रिस्ट वॉच रखते नाइट बल्ब की नील को रोशनी में उसकी खुली आंखें देख आशिर मुस्कुराया। वो कजिन साइड रूम में खासा वक्त गुजार कर आया था ताकि उसे तन्हाई में सामना ना हो। और फिर डॉक्टर ने उसे बताया था कि रिमशा को ड्रिप के साथ सकून आवर इंजेक्शन लगाए गए हैं, जिसके जेर असर वो सुबह तक बेफिक्र सोती रहेगी। क्यों? आप आप चाहते हैं कि मेरी आंखें बंद हो जाएं? जवाबन उसकी लड़खड़ाती नींद से भारी नकाहट ज़दा आवाज सिरसिराई। ला हौला वला कुव्वत, मैं क्यों ऐसा चाहने लगा? गड़बड़ाए आशिर की जुबान बेसाख्ता फिसली, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराती उठने की कोशिश करने लगी। आप लेटी रहें, आपको आराम की जरूरत है। नो। उसे बामुश्किल उठने की कोशिश करता देख आशिर ने उसे वापस लिटाने के लिए बाजू थामना चाहा, जिसे वो सूरत से छटक गई। आशिर मजीद जोर दिए बगैर एक कदम पीछे लेकर सीने पर बाजू लपेटता उसकी कार्रवाई मुलाहिजा करने लगा। वो मान पर कंफर्टर दुरुस्त करते एक हाथ से सर दूसरे हाथ से बेड का सहारा लेती बेड की पायती तक आई और कराती हुई नीचे इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। गालबन वो स्लीपर ढूंढ रही थी। खुद ही अंदाजा लगाते आशिर ने अपने पैर का स्लीपर खोलकर उसकी जानिब खिसकाया, जिसे वो साइज का नोटिस लिए बगैर बिना पसोपेश पैरों में अड़सती खड़ी हुई। ओह! अब ये बेइंतहा ढीली स्लीपर्स की खताती या कमजोरी और दर्द के बायस हिल रही सर जिम्मेदार था, या सांप को बोझल कर रही सकून आवर इंजेक्शन की गुस्ताखी थी, जो खड़े होते ही वो बुरी तरह लड़खड़ाई। आराम से। आशिर जो पूरी तरह उसे की तरफ मुतवज्जा था, बदवक्त हरकत में आता उसे सहारा देता फर्श पोस होने से बचाया। जवाब में वो वापस एक हाथ से बेड की पायती थामती हल्की मुजाहिमत से अपना बाजू आजाद कराती रोक मोड़कर बेड के सहारे चलने लगी। मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ आता हूँ। उसे दिक्कत से कदम उठाता देख आशिर का दिल गुदास हुआ था। मैं जुज़बख्ती सहारे बेजान चीज़ों के लेती हूँ, ताकि उसे थामे रखने या छोड़ने का मुकम्मल इख्तियार मेरी दस्तरस में रहे। नीम जान हालत में भी वकील साहिबा का लहजा खासा ठोस था। क्यों? आशिर ने ऐसे ही पूछा। क्योंकि जानदारों के सहारे इंसान को न सिर्फ मजबूर बल्कि मोहताज होने का भी शिद्दत से एहसास दिलाती है, और नफरत है मुझे इस एहसास से। पाइंती को छोड़कर वापस सामते हुए तल्खी से बड़बड़ाई, आवाज़ धीमी और बेइंतहा भारी होने की वजह से आशिर की समात तक मुश्किल से ही पहुंच पाई थी। ताहम मुकम्मल जुमला सुनो महसूस करके भी वो जुमले का मौजू व मुनासिब मकसद और मतलब नहीं निकाल पाया था। आया ये शिकवा था या ख्याल? जबकि वो उसे मुकम्मल नजरअंदाज करती नीम कनूदगी में झूमती हुई कबर्ड तक पहुंच गई थी, जहां साइड टेबल पर उसका फोन रखा हुआ था। आप अभी अपने मुकम्मल हवास में नहीं हैं, अभी आराम करें। रात के 12 बजे फोन का आपने क्या करना है? फोन निकालने के लिए बढ़ता हाथ देख सूरज से थामकर आशी ने उसे बाज रखना चाहा। भारी आवाज लड़खड़ाते कदम, अजीब नाफहम लहजा। वो समझ गया था वकील साहिबा मुकम्मल अपने हवासों में नहीं है, गालिबन मेडिसिन अपना काम कर रही हैं, लेकिन मोहतरमा खुद को सख्त जान साबित करने के लिए जबरन अपने आप को हल्कान कर रही थी। आप से मतलब? बामुश्किल आंखों को वाह करने की कोशिश कर वो घूरने की कोशिश करती अपनी कार्रवाई में मुखल्लल होने पर बिगड़ी। आशिर को बेसाख्ता नीम जान हालत में भी उसके दबंग अंदाज पर हंसी आई थी। आ, आप आप मेरा मजाक मजाक उड़ा रहे हैं? उसके नाभि लबों पर खेलती मुस्कुराहट ने तेवर और खराब किए। मेरी मजाल? आखिर मसनूई मरूब होने की अदाकारी करता कबर्ड से साइड से गुजरने लगा कि वो लपक कर मुकाबिल आई। आप आप आपने बख्तियार सिद्दीकी की बेटी को वापस अपने घर क्यों लाया? आप आप तो नफरत करते हैं ना?
उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए जबरदस्ती आंखों को खोलकर मुस्तफसिर हुई। यकीन होने के बावजूद कि पूरे हवासों में मरकर भी रिमशा उसे यूं बास पुरस न करती। आशिर के असलात तने कुछ देर कबल गालिब आए नरम गरम एहसास सेट पड़े, अलबत्ता निगाहें हनूस कमलाए चेहरे के गिर्द महवे तवाफ थीं। जवाब दें। जवाबी खामोशी पर रिमशा ने खुमार आलूद आंखों को सुकेड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे जवाब चाहिए, वो बाजिद हुई। क्यों? मैं कोई आपके कोर्ट रूम के कटहरे में खड़ा मुलजिम हूं जिसे अपने गुनाह की तरदीद या तस्दीक दोनों सूरत में आपको जवाब देना होगा। तुरंत लहजे में जवाब देते आशिर ने उसकी आंखों में झांकना चाहा, जो वापस बंद हो गई थी। मेरे कोर्ट रूम में तो फिर भी मौका दिया जाता है, आप तो सीधा मुजरिम कहकर सजा सुना देते हैं। दाएं बाएं सर को जंबिश देती बंद आंखों से मुस्कुराई। जी, मैं जो करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, राजदाराना तरीके इस्तेमाल कर लोगों का एतबार तार तार नहीं करता। जहरखंद लहजे में तल्ख शिकवा का जवाब देता वो तनफ्फुर से चेहरा मोड़ गया। उसके तनफ्फुर ज़्यादा लहजे में ऐसी जहरीली काट थी कि रिमशा के हवासों पर तेजी से छा रही गनूदगी का असर यकायक जैसे पूरी तरह ज़ाइल हो गया और वो भारी पपोटों को वाक करके उसका कठोर चेहरा देखने लगी। एक राज की बात बताऊं? चंद साल की कार्रवाई के बाद कबर्ड पर हाथ जमाकर वो पूरी देदा दलेरी के साथ एड़ियों के बल ऊंची हुई तो आशिर बेख्तियार आना पीछे कबर्ड से लगा। मेरी एक खूबी है, मैं अगर अच्छाई पर माइल हूं तो इस हद तक होती हूं कि बाज़ औक़ात अपने साथ भी बुरा कर जाती हूं, और अगर जो मैं बुराई पर आमादा हो जाऊं। इस तहज़ाया तवक्कुफ लेते उसके गर्म भारी सांसों की तपिश आशिर पूरी शिद्दत से अपनी गर्दन पर महसूस करता दांत पर दांत जमा गया। फिर मुकाबिल तो क्या, अपनी बर्दाश्त के भी बाहर हो जाती हूँ। और कमाल की बात यह है कि आपकी मेहरबानी से फिलहाल मेरी खामी मुझ पर गालिब है। समात में सरसराती जहरखंद सरगोशी पर आशिर की स्पाट तिरछी निगाह दाएं जानिब से उठी, जहां वो नीम व सुर्ख माइल आंखों से उसे देख रही थी। और कुव्वत ज़ब्त की बात कर रहे थे ना आप आशिर हसन साहब? जिस कुव्वत ज़ब्त की तनाबें सिर्फ रिमशा की मौजूदगी से खिंच गईं, वो क्रिमिनल लॉयर रिमशा बख्तियार सिद्दीकी के मुकाबिल कब तक टिकी रहती है, देखना मेरे लिए बड़ा दिलचस्प रहेगा। गॉड स्वेयर। उसके दोनों चौड़े कंधों पर हाथ जमाकर ऊंची होती खुमार आलूद आंखें दबाकर वो अदाए दिलरुबाई से मुस्कुराई। सो बी रेडी मिस्टर। क्रिमिनल लॉयर हूँ, किसी भी प्रोफेशनल क्रिमिनल से कई ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड एंड ऑफ कोर्स डेंजरस। लड़खड़ाते लहजे में भी वो तमाम तर तलखी और बेगानी समोकर दहकाती कहीं से आशिक को चंद घंटा कबल सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी रिमशा नहीं लगी थी। आप मुझे धमका रही हैं? बिल्कुल, बख्तियार सिद्दीकी की बेटी हूं ना। वो उसी के दोनों कंधों के सहारे खड़ी उसी नजरअंदाज में बोली। आप? अरे संभल कर। जवाब देने आशिक ने लब वाही किए थे कि वो होशो खिरत से बेगानी होती झूमता हुआ सर लेकर उसी के शाने से सर टिकाकर अपना सारा बोझ उसके सपुर्द कर गई। ये सही गुंडागर्दी है भाई। बंदे के घर, बंदे के बेडरूम में, बंदे ही की भावों में उसी को संगीन किस्म की धमकियों से खौफजदा करके उसी की पनाहों में बेहोश हो जाएं। मतलब सितम भी सरकार के, सितम ज़दा के शिकवे भी सरकार ही के। उसे उठाकर बेड पर डालते आशिक ने जले दिल के फपोले जले दिल में फोड़ रहे थे। अब अगला सीन। सुबह करीबन 7:30 का वक्त था। रात भर की मूसलाधार बारिश के बावजूद सुबह बादशाह फलक अपने मामूल के मुताबिक उसी जोशो जज्बे के साथ रखते सफर बांध चुके थे। बाहर रात की स्याह तारीकी पर नई सुबह की ताबनाक रोशनी पूरी तरह गालिब आ चुकी थी। अलबत्ता खिड़कियों पर एहतियातन अच्छी तरह फैलाए गए पर्दों के बायस हसन मंजिल के इस मखसूस ख्वाबगाह में ख्वाबनाक मंजर बरकरार था। अलबत्ता बेड के बाएं जानिब से आशिर गायब था और अब बड़े एहतियात से सोई हुई रिमशा पर किसी बड़े बुजुर्ग की तरह कंफर्टर दुरुस्त करते हुए दोनों खरगोश भी आवाज़ पैदा किए बगैर बेड से उतरे थे और उसी बिल्ली की चाल को बरकरार रखते दरवाजे की सेंध बढ़े और पूरी एहतियात का मुजाहरा करते डोर खोलकर वापस बंद करते हुए राहदारी से किचन के पेशकदमी करने लगे। चाल हनूस वही थी। कमांड मान ने संभाली हुई थी। बिखरे बालों संग उसकी पैरवी कर रही ड्रामा क्वीन पूरी तरह अभी तक नींद के झोंक से निकली नहीं थी, सो वो झूमती हुई बस नाक की सीट चले जा रही थी, बिना मिशन की तफसीलात जानने की कोशिश किए। मान के उठते कदमों को ब्रेक अपने हदफ पर लगी थी, यानी कि किचन का सारा मंजर साफ साफ दिखलाती खिड़की के पास। मां नैया, मापा सुन लेंगे। आरू का जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अंदर झांककर आशिक की अदम मौजूदगी की तस्दीक कर रहे मान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबी आवाज में सरजनीश की।
क्या हम मापा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? आपके चिढ़ने के बावजूद वो आंख मलती मान की तरह फिसफिसाई। बिल्कुल भी नहीं। तो हम छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि मम्मा को फीवर है और हम उनके लिए स्पेशल जूस बनाएंगे, मापा से छुप के। हम क्यों बनाएंगे या मापा बना देंगे ना मम्मा के लिए जूस, हमारे लिए भी तो बनाते हैं। छोटी सी पेशानी पर ना समझी के बल हम उतार कर जमाए रोकने की कोशिश करते हुए सरापा सवाल थी। क्योंकि रात में मम्मा को वो सूप का टेस्ट अच्छा नहीं लगा था ना, इसलिए स्टूपिड। आरू के अंदाज में माथे पर हाथ मारते अपनी जानिब से मान ने बड़ा ही ठोस जवाब दिया था। बट सूप तो अच्छा था ना। आरू को अपने मापा की संजीव कपूर वाली कुकिंग पर यह कमेंट कतन पसंद नहीं आया था। तभी वो मुंह फुलाकर सीने पर बाजू बांधते राजन रुख मोड़ गई। ड्रामा क्वीन का यही हिसाब था, सबसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपने मापा से उसे इश्क था। आशिर को लेकर वो हद से ज्यादा हसास थी। उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलना मतलब सीधे साधे ड्रामा क्वीन से दुश्मनी मोल लेना था। और अभी माल को इस ड्रामा क्वीन की सपोर्ट की असर जरूरत थी। तभी फौरन से बेचैन पैंतरा बदल गया। आरू, मम्मा को बुखार है ना? जिस तरह जब हमें बुखार होता है तो हमें सुफियान मामू वाले फूड्स अच्छे लगते हैं और मापा जो कुक करते हैं वो अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही मम्मा के साथ है। सो हम मम्मा के लिए टेस्टी सा जूस बनाएंगे, फिर मम्मा खुश हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी और हमारे साथ खेलेंगी। क्या तुम नहीं चाहती मम्मा हमारे साथ खेलें? मान ने बुढ़े दादा बग की तरह तफसीलन तमाम पहलू पर रोशनी डाली तो आरू को नन्ही सी उंगली को सुर्ख लबों पर रखकर उस पहलू पर गौर गौस करने के लिए कुछ वक्फा लेना पड़ा। इस दौरान मान मैदान साफ होने की तस्दीक कर चुका था। मान या मापा डांटेंगे। एक आंख स्टूल की मदद से फ्रिज का पोस्टमार्टम कर रहे मान और एक बाहर दारी में घुमाते आरू सहमी अंदाज में बोली। नहीं आएंगे यार मापा, ब्रेकफास्ट रेडी करके फ्रेश होने जाते हैं। 2 दिन इकसाम के फ्रूट्स के दरमियान से सेब को दरियाफ्त करके खुश्क मेवाजात की तलाश में स्लैब पर चढ़ने के लिए स्टूल लगाता मान खासे कॉन्फिडेंट से बोला तो आरू भी अपनी जिम्मे लगाई पहरेदारी की जिम्मेदारी छोड़कर इधर चली। मतलब जब खतरा ही नहीं तो वहां क्यों लटका जाए। माँ नैया, आप क्या ढूंढ रहे हो? ड्राई फ्रूट्स। किस लिए? जूस में डालने के लिए। कबर्ड तक पहुंच रहा मुश्किल से वो पहुंच रहा मान चढ़ गया। बट मापा तो नहीं डालते। मेरी टीचर कहती हैं विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। बट ये तो विंटर सीजन नहीं है। आरू, बट मम्मा को सर्दी लग रही है ना? बादाम का जार मुश्किल झुककर स्लैब पर रखते मान का बस नहीं चला अपने बहन के सर पर रख दे, जो सवालों की चढ़ती फिरती दुकान भी नहीं पूरी सुपरमार्केट थी। यहाँ यह एथलीट स्टंट किस खुशी में आजमाया जा रहा है? मापा, मैं नहीं मान अय्या। अकब से उभरी आश्रित करख्त आवाज पर आरू ने गद्दारी में लम्हा जाया नहीं किया, जिस पर दांत पीसता हुआ काजू का जार लेकर मुड़े मान का बस नहीं चला कि अब की बार जार उसके सर पर ही रख दे, लेकिन दिल महसूस किया क्योंकि वो आशिर की सख्त तफ्तीशी नजरों के हिसार में था। क्या है ये साहबजादे? मापा, माँ नैया मम्मा के लिए जूस बना रहे थे। आरू की जानिब से झट जवाब आया, जबकि माँ ने एक फहमाइशी नजर उस पर डालकर दोनों जार बाजू में दबाता नीचे लगे स्टूल पर पांव रखकर आशिर को साफ नजरअंदाज करता टेबल की सिमत बढ़ गया, जहां ट्रे में सेब क्रीम वगैरह रखा था। क्यों भाई? आशिर के अबरूज अनोखी इतला से ज्यादा साहबजादे के निडर एटीट्यूड पर ऊपर को शूट हुए। मम्मा को बुखार है ना? हो नीचे को सरदा अंदाज में लटके। तो मम्मा को आप वाले सूप का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ नैया और मैं मम्मा के लिए टेस्टी जूस बनाएंगे। और माँ नैया की टीचर ने कहा है कि विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और मम्मा को जल्दी लग रही है ना, इसलिए। एक सांस में ड्रामा क्वीन ने पूरे मान के लॉजिक का मलगूबा बनाकर आशिर की खूंखार नजरों के गिरफ्त में उसकी मासूम जान को डालकर खुद मासूमियत के अगले पीछे रिकॉर्ड तोड़ती आशिर के पांव से लगकर इशारतन उसे गोद में उठाने को कहा, जिस पर फौरन आवरी हुई थी। अच्छा तो साहबजादे, आपकी मम्मा साहिबा के लिए बनाया गया सूप टेस्टी नहीं था और आप अपने खिदमात पेश करने सुबह सवेरे नींद की कुर्बानी देकर यहाँ उनके मुंह का जायका बदलने आए हैं। आशिर आरू को गोद में उठाए न पे तुले कदम उठाता तीखे चितुनों संग उस तोता चशम तक पहुंचा, जो आरू को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। इससे पहले तो आप ये बताएं साहबजादे, जब सुबह ही सुबह किचन को दर्शन दे ही रहे हैं तो अपनी अजीजान मम्मा के लिए तो आपने पहले फ्रेश होने की जहमत क्यों नहीं उठाई? पहले सवाल को बात के लिए इल्तवा करता हुलिया पर चोट किया, जहां नाइट ड्रेस का कॉलर तक दुरुस्त करने की जहमत नहीं की थी।
उसमें लेट हो जाता और मुझे मम्मा के लिए जल्दी जूस बनाना था। कजिन आशिर की जानिब से रुख मोड़कर अपनी इतनी मुशक्कत से जमा करदा अज्जा की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो बेटा लेट तो आप स्कूल के लिए भी हो रहे हैं। मसरूफ शहजादे की छोटी सी पश्त को आशिर ने आंखें सुकेड़ कर घूरा। बट माँ नहीं है तो आज स्कूल नहीं जा रहे। वो किस लिए? मम्मा को बुखार है ना। अपनी मम्मा की तबीयत की खराबी की बात आती ही आरू के खनदार लहजे में फिर अफसरदगी खुली, जो आशिर को बहुत बुरी तरह खली। बुखार आपकी मम्मा को है और स्कूल इन साहब बहादुर को जाना है। इन दोनों का क्या कनेक्शन? मान के सामने की फ्रूट्स वाली ट्रे साइड खिसकाते आशिर का लहजा सख्त हुआ। मापा। क्या मापा? मापा, मम्मा को मेरी जरूरत है घर पर। मान चिढ़ गया। बेटा कहीं पढ़ ही ना जाए आपकी मम्मा को जरूरत। आप चलो चुपचाप से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा है मम्मा के बेबी सिटर। आशिर ने कहने के साथ उसे दूसरे बाजू में दबोचा था। मापा नॉट फेयर। माँ ने मम्मा के लिए जूस बनाना है यूट्यूब वाली आंटी स्टाइल में। माँ ने तो जाजन मचला, लेकिन आशिर की गिरफ्त मजबूत थी। बेटा तुम्हारी यूट्यूबर मास्टर शेफ की अज्जा तरकीबी से तैयार होने वाली वर्ल्ड क्लास जूस पर क्रीम तो मैं लगाता हूँ आज। उसके एहतजाज को चंदा अहमियत ना देते हुए आशिर उसे दबोचे किचन से बाहर निकल गया। मापा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मान ने आखिर कोशिश के तहत धमकी से काम लिया। मत करें मेरे लाल पीले, लेकिन स्कूल आपने लाजमी जाना है, ऐसे या तैसे। घर में तीमारदारी की आड़ में तुम स्कूल गोल नहीं कर सकते। मान की तमाम तर मुजाहिमत को रद्द करता आशिर उसे ले गया था। पीछे बेचारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट उस पिद्दी से शेफ की बेबसी पर तासुफ ज़दा रह गए। अब अगला सीन। ये सही है भाई, रात वकील साहिबा ने हालत कनूदगी में भी ठीक ठाक एटीट्यूड के साथ खतरनाक किस्म की धमकियों से नवाजा, और सुबह इनके वकील साहब खुद धमकियों का ट्रिगर चलाकर एटीट्यूड दिखा रहे हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए बैठे मान को तिरछी नजरों से देखता आशिफ जेरे लब बड़बड़ाया, जिस पर बाहर की जानिब पहले से गर्दन मोड़कर बैठा मान पूरा का पूरा उसी जानिब घूमा। क्या बात है भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरे घर में तेरा ही बैकआउट चल रहा है? पिछली सीट पर मालकाना अंदाज में बेतकल्लुफी से बैठे सुफियान ने अपना खदशे का इजहार बावाज़े बुलंद किया, जिस पर मान ने एक हजरत संजीदा तिरछी नजर से लम्हे के लिए उसे नवाजा। सॉरी बॉस, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मेरी तरफ से आप इसका बायकॉट करें, कोर्ट मार्शल करें या होम मार्शल, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। खौफजदा होने की भरपूर अदाकारी करते सुफियान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। इससे पहले कि मैं तेरा कार मार्शल कर दूं, अपने कार्टून वाली हरकतों पर काबू पा। टर्न लेते आशिर ने जलकर घिरका, जिस पर सुफियान ने कंधे अचकाए। इशारा साफ था कि भाई तो सीरियस लेने वाली चीज नहीं। जिस पर आशिर ने बैक व्यू मिरर से महज उसे खूनख्वार किस्म की घुरी लेने पर इत्तेफाक किया था। अब सुबह ही सुबह उस टैक्सी के शागिर्द से पंगा लेकर मूड का गारत हुआ पड़ा था। अब उस्ताद के साथ कौन मुंहमारी करे, रहे सही मूड का भी बेड़ा गर्क करे। सुफियान मामू, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? स्कूल गेट के आगे गाड़ी रुकते ही मान संजीदा तासुरात लिए सुफियान की जानिब घूमा। आशिर के भवे यूं साफ नजरअंदाज किए जाने पर सुकड़े। जी फरमाए साहबजादे। मान साहब की संजीदगी से अजद मुतासिर सुफियान के अंदर का मौदब किरदार फड़फड़ाकर मंजर पर आया। वो कल ममानी ने मान को बताया था कि वो आज मोमिन की नानों के पास जा रही हैं, तो क्या आप आज मान को स्कूल से जल्दी पिक करने आ जाओगे? मान का आज लास्ट पीरियड गेम्स है। क्यों साहबजादे, घर जल्दी जाकर आपने कौन सा मार्का सर करना है? तीखे चुतूनों संग सवाल आशिर की जानिब से आया था। सुफियान मामू, मामा की हेल्थ ठीक नहीं है और मान को उनकी टेक केयर करनी है, आप आ जाइएगा प्लीज। अच्छा मैं चलता हूँ, असेंबली के लिए लेट हो रहा हूँ। सवाल भले आशिर की जानिब से था, लेकिन जवाब बिलखसूस सुफियान को मुखातिब करके दिया गया था। जो हुक्म सरकार। टाई की नॉट टाइट करते सुफियान की गर्दन आशिर की तासुरात से अकड़ी थी। थैंक यू मामू, अल्लाह हाफिज। सुफियान से अलविदाई कलमात अदा करते डोर खोलकर बाहर निकलते जोर से डोर लगाने से पहले वो आशिर पर एक खफा नजर डालकर उसे संगीन गलती का एहसास दिलाना बिल्कुल नहीं भूला था। लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर। हा 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 हा। जवाबन आशिर के सड़े हुए तासुरात देख सुफियान अपना छत फाड़ कहकर ना रोक पाया था। दांत तोड़कर हाथ में रख देना है मैंने तेरे। भिपर कर सामने से टिश्यू बॉक्स उठाकर आशिर ने उसका निशाना लिया था। फिलहाल तो तेरा सबूत तुझे दोनों हाथों से हरी झंडी दिखाकर गया है। हा 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 हा। हो गई हो, हा हा हा, तो आकर सामने बैठ, ड्राइवर नहीं लगा मैं तेरा, वरना चाहे तो तू यहीं से दफा भी हो सकता है मेरी बला से। वो बुरी तरह तप ही तो गया था उस यार गद्दार की
नमक पाशी से। वैसे सुबह ही सुबह शहजादे की मिजाज शाहाना में तुझसे गुस्ताखी क्या हुई? बीच से ही किसी तरह खिचखिचाकर अगली सीट पर आते सुफियान ने इस बाइकआउट का वजह जाना चाहा। कुछ नहीं, आजकल हवाएं ही मेरी मुखालिफ सिमत हैं। करदा ना करदा गुनाह इधर या उधर से मेरे ही खाते गिरता है। जले बुले अंदाज में गोल मोल जवाब देता वो गाड़ी निकाल कर ले गया। अब अगला सीन। फिर खिलाफ तबीयत काम अधूरा छोड़कर महज शहजादे मान की नाराजगी दूर करने के लिए वो जल्दी ऑफिस से निकल गया था। और सुबह सुफियान को मिली हिदायत के मुताबिक मान की क्लास टीचर से गलत बयानी करते हुए वो मान को स्कूल से लेकर घर के लिए रवाना होते रास्ते में बेकरी में गाड़ी रोकना बिल्कुल नहीं भूला था। लेकिन सद अफसोस नाराजगी का ग्राफ इस कदर ऊंचा था कि इतनी मुशक्कत के बावजूद भी आली जाके मजाजे नासाजगार पर खातिर ख्वाह असर नजर नहीं आ रहा था। वो हनूज मुंह फुलाए खिड़की की जाने पूरे का पूरा रुख मोड़े यूं विराजमान थे गोया आशिर की इतनी जद्दोजहद उनकी नजर में कोई वक़्त ही न हो। उस अंदाजे बेनियाजी पर आशिक को खैर तब तो खूब चढ़ी, लेकिन वो फिलहाल के लिए एक नया महाज खोलने के हक में कतन नहीं था। अल्लाह जाने क्या खिला कर पाला है मैंने इन्हें। गेट के बाहर गाड़ी रुकते ही रूखी पीकी मुस्कान जो के आशिक की नज़र में वो इतनी मेहनत के बाद डिजर्व करता था अदा करना तो दूर कना एक चट्टी नज़र तक उस पर डाले बगैर शहजादे डोर खोलकर अंदर की जानिब वॉकआउट करके आशिर उसकी छोटी सी पश्त को घूरता दिल महसूस कर रह गया। हजूरे वाला की इनायत करम। बैग छोड़कर मुझ नाचीज को उठाने की सादत सौंप गए। बराबर वाली सीट पर मान का स्कूल बैग पड़ा देख बड़बड़ाता हुआ वो गाड़ी से बाहर निकला ताकि पूरा गेट खोलकर गाड़ी अंदर करे, क्योंकि शहजादे ने ये एहसान भी करना जरूरी नहीं समझा था। अभी वो गेट खोलकर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि रिमशा की गाड़ी आकर ऐन उसकी गाड़ी के पीछे रुकी, जिसके अंदर से बारूदी ड्राइवर बरामद हुआ और आशिर को अपनी जानिब मुतवज्जा देख फौरन मुअद्दबाना अंदाज में सर तक हाथ ले जाकर सलाम किया, जिसका जवाब आशिर ने सर हिला कर दिया था। सर जी, आप मुझे चाबी दे दें, मैं करता हूँ अंदर पार्क। आशिर को ड्राइविंग सीट का डोर खोलता देख ड्राइवर तेजी से करीब आया। क्यों? उस आजाना पेशकश पर आशिर ने अजीब नजरों से ड्राइवर का सरतापा जायजा लिया कि भाई दिमाग दुरुस्त है? वो साहब जी, पिछली बार मैंने आपको पहचाना नहीं था और बड़े साहब के कहने पर आपसे बदतमीजी कर किया, तो बीबी जी इनसे बड़ी सख्त किस्म की इज्जत अफजाई हुई थी जी। सर पर पहले से दुरुस्त टोपी को असर नौ दुरुस्त करते किसानी अंदाज में मुद्दा बयान किया तो आशिर की भवें तनी। तो तो सर जी, बीबी जी ने कहा था जिस तरह मेरे लिए बड़े सर जी हैं, बीबी जी हैं, उसी तरह आप हैं जी। और जी आइंदा उन्होंने ऐसा कुछ सुना या देखा तो जी मैं समझूं कि मेरी नौकरी बर्खास्त जी। मस्कीन सी शक्ल डालकर उसने असल धमकी से पर्दा चाक किया तो आशिर नफी में सर हिलाता डोर खोलकर अंदर बैठने लगा कि ड्राइवर उसे पहले फुर्ती दिखाता अंदर बैठ गया। अरे क्या बदतमीजी है ये? आशिर उसकी जुर्रत पे बरहम हुआ। माफी सर जी, बदतमीजी नहीं है जी, नौकरी का सवाल है जी। फिर मेरे होते हुए आप ये काम करते अच्छे तो नहीं लगते ना जी। सॉरी सर जी, महारत खान दास में कहता वो गाड़ी अंदर ले गया। अजीब खपती है, अपने मालकन की तरह। आशिर तलस कर पैर पटकता अंदर की तरफ बढ़ा। ये ले सर जी। उसके अंदर पहुंचने तक ड्राइवर मान का बैग, शॉपर्स और चाबी लेकर मुअद्दिब सा गाड़ी के पास खड़ा था। मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देता हूँ, इसलिए तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो, सो आइंदा मुझे सर जी कहने या इस तरह की हरकत करने की कतई जरूरत नहीं है। सर्द लहजे में कहते उसके हाथ से बैग और चाबी लेकर आशिर अंदर की तरफ बढ़ गया तो ड्राइवर सर झुका गया। बीबी का एक फरमान था और बीबी के सरताज का एक, बीच में बेचारा फंसा था वो। वैसे आए क्यों? मेन डोर से पलट कर देखने पर उसे हनूज अलर्ट खड़ा देख आशिर ने यूं ही पूछ लिया। जी वो बीबी जी को होटल छोड़ना जाना है जी अभी। होटल? जेर लफ्ज होटल अदा करते पलट कर अंदर की जाने बढ़ते कदम उठाते उसके भुनाए तासुरात तेजी से पथराए थे। जानू, मम्मा को थोड़ा सा काम है ना, इसलिए मम्मा भी जा रही हैं, बट प्रॉमिस आप दोनों जब चाहें मम्मा से वीडियो कॉल कर सकते हैं और मम्मा रोजाना आप दोनों से मिलने भी आएंगी, प्रॉमिस। आशिक तन फन करता अंदर दाखिल हुआ तो वो हॉल में ही उसे घुटनों के बल झुकी दोनों को पिचकारती हुई मिल गई। बट मम्मा, मान को आपकी टेक केयर करनी थी, इसलिए मान जल्दी स्कूल से आया था। मान को अपनी तीमारदारी की पड़ी हुई थी। जानू, मामा बिल्कुल ठीक है, बताएं आरू आप। उसके फूले गालों को दोंगली से छूती फिक्र पर वो नरमी से मुस्काई। माँ नैया, मम्मा ठीक हैं, मापा की किसी ने उन्हें ठीक कर दिया। आप जब स्कूल में थे आरू और मम्मा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आरू की गुड़िया की ड्रेस भी चेंज की मम्मा ने। आरू को बोलने का मौका क्या मिला, वो मान को जलाने के लिए पूरी रामकथा सुनाने बैठ गई, जिस पर सुबह से मान का गुब्बारे की तरह फूला हुआ मुंह और भी फूल गया, जबकि उसके किसी के हवाले पर रिमशा ने नामहसूस अंदाज में पलकें झपकाकर अपने दानिश में उस मंजर को तखय्युल में उतरने से बाज रखा था।
मान, इधर देखे मेरी तरफ। उसके नाराजगी से रुख मोड़ लेने पर रिमशा ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब उसका मासूम चेहरा किया। आंखों में तैरती नाराजगी, शदीद खफगी से लटके होंठ, फूले सुर्ख गाल, स्कूल यूनिफॉर्म में दोनों बाजू सीने पर लपेटे। कजन उसकी तरफ देखने से एतराज बरतता। मान अंसर सिद्दीकी। इस लम्हे रिमशा को बेहद क्यूट लगा था। वो बेख्तियारन उसे खुद में समो गई। जैसे ही मम्मा का इंपॉर्टेंट काम खत्म होगा, वो फौरन मान और राडू के पास आएंगी। फिर मम्मा का सारा वक्त आप दोनों का होगा, ठीक है? उसके पेशानी पर लब रखते रिमशा ने इजाजत तलब नजरों से उसी की तरह होंठ लटकाकर पूछा। आरू से पहले आप मेरे साथ चॉपर उड़ाएंगी और वीडियो गेम भी खेलेंगी। जरा खफगी का ग्राफ नीचे लाते शर्त पसमंदा पर्दा इजाजत मिली। जो हुक्म सरकार। रिमशा ने फौरन किसी अदना वजीर की तरह सरकम किया। मापा आ गए। भाई के काम का नखरों पर नाक भवें चढ़ा रही आरू की नज़र जैसे ही कुछ फासले पर शॉपर समेत खामोश खड़े आशिर पर पड़ी। वो हस्बे आदत बरसों के बिछड़े हुए की तरह उसकी जानिब लिपकी, जबकि रिमशा पलटकर तेज कदमों रूम की जानिब बढ़ गई थी। अब अगला सीन। बच्चों को शॉपर्स में उलझाकर वो ब्रीफकेस उठाए कजन उजलतन रूम में दाखिल हुआ तो रिमशा को ड्रेसिंग के मुकाबले हिजाब में पिंच लगाते हुए पाया। एक सरसरी मगर स्पार्ट नजरअंदाजाना अंदाज में उस पर डालकर वो सारे टेबल पर ब्रीफकेस और दीगर अशिया रखने के लिए आगे बढ़ा तो वो तेजी से ड्रेसिंग के मुकाबले से हटकर आशिर के मुकाबले चली आई। आशिर के कदम उस इफ्तरात पर बेख्तियाराना मुंजमद हुए, जबकि रिमशा साइड टेबल पर रखी अपनी चीज़ों को समेट कर तेजी से साइड से निकलती हुई निकल गई। वो उसकी उस जहमत का मुद्दा समझकर जबड़े भींचता आगे बढ़ गया। सारी चीजें जगह पर रखकर ड्रेसिंग के मुकाबिल उसी जगह खड़ा होकर जारहाना अंदाज में टाई की नॉट ढीली करते हुए वो सर तासुरात संग आईने में कन अखियों से अब उसकी कार्रवाइयां मुलाहिजा करने लगा, जो पुरजलत अंदाज में अपनी छोटी मोटी चीजें छोटे से लैदर बैग में तकरीबन ठोस रही थी। चेहरा हनूज जर्द नकाहट ज़दा था, लेकिन वकील साहिबा खुद को आयरन लेडी साबित करने पर बाजिद थी। आशिर का हलक तक कड़वा हुआ। हाँ फराज, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ ऑफिस नहीं, मैं सीधा उधर ही जाऊंगी। हाँ होटल नहीं 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 तो। आशिर के सर नजरों के इर्तकाज को रिमशा की तेज आवाज ने बुरी तरह तोड़ा था। वापस होटल? आशिर ने दानिस्ता कचकचाया। मतलब बजाय अपने मुहर्रिकात की सफाई पेश करने या तरदीद या तस्लीम करके मामले को किनारे लगाने के। मोहतरमा हर चीज से कतई नजर सामान समेटकर वापस वेकेशन पर निकलने की तैयारी कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी, कुछ कहा? अलविदाई कलमात अदा करते रिमशा चौंक कर उसकी सिमत मुतवज्जा हुई। नहीं, आपका ड्राइवर बता रहा था कि वो आपको होटल ड्रॉप करने आया है। एक झटके से टाई खींचकर मुट्ठी में लपेटते उसने बेनियाजी का चोला ओढ़ा। जी। उसके बिगड़े तेवरों पर तासुफ ज़दा नजर डालकर वो कबर्ड की तरफ बढ़ गई। क्यों? मेरा मतलब है होटल क्यों? कजन अपने मकसद का सवाल करते लहजे में उसने लाताल्लुकी का आंसर नुमाया रखा। इस क्यों का मतलब क्या है, जवाब क्या होगा, मैं नहीं जानती। वो भी अजनबियत और तकल्लुफ के लिए बाधा उड़ गई। पहली मुलाकात से उनके दरमियान रहा खट्टी मट्टी नोकझोंक का सिलसिला रहा था। ये पहला मौका था जब तकल्लुफ ने तंज़ो मज़ाक से लबरेज गुफ्तगू को पुरतकल्लुफ बना दिया था। सादा से क्यों का सीधा सा जवाब इतना मुश्किल भी नहीं जो एक लाइक फाइक वकील की समझ ना आए। मतलब मकसद मुहर्रिक का बोझ हम आम लोगों के लहजे कहाँ उठा पाते हैं। उसकी पहली तही पर सुलग कर आशी ने तीखा सा तंज किया, जो रिमशा पूरी शिद्दत से महसूस करती लब भींचकर सीने पर बाजू लपेटती बराह रास्त उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। बकौल आपके, मैं यहाँ एक मकसद के तहत आई थी, एक सोची समझी साजिश को अमली जामा पहनाने, और मेरा वो मकसद पूरी तरह कामयाब हो चुका है और अब मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तो यहाँ इस क्यों की गुंजाइश कहाँ निकलती है? तन से मुबर्रा लहजे में अपने अल्फाज लौटाए जाने पर आशिक का तन मन तिलमिला उठा, ताहम जबड़े भींचे कनपटी से हिलाता इस बात पर सर हिलाने लगा। दोइम ये कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। उसकी तिलमिलाहट के पेश नज़र उसने बात खत्म की। आप मुझे जवाब दे हैं। अच्छा, वो किस तरह? तुर्श अंदाज पर उसने संजीदा नजरें उठाई। आप बेहतर जानती हैं किस तरह। अपनी अजनबियत का जवाब में मुकाबिल के अजनबियत भरे अंदाज पर आशिक का रुआं रुआं सुलग उठा था। माजरत के साथ, लेकिन ये जहमत आप ही को उठानी होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती मैं किस तरह आपको जवाब दे हूँ। संजीदा स्पार्ट लहजे में हल्की सी तलखी नुमाया हुई, जो आशिर के माथे के सलवटों में खतरी इजाफे का बायस बनी। क्योंकि मेरी नाकिस मालूमात की रोशनी में कोई भी इंसान आमतौर पर अपनी जिंदगी में तीन इंसान को लाजमन जवाबदेह होता है। बाप, बॉस और लाइफ पार्टनर। बाप और बॉस आप मेरे हैं नहीं, है थर्ड ऑप्शन को तो खैर हम रहने ही देते हैं। दाएं जानिब सर झटकते हुए जख्मी सा मुस्कुराई। आशिर के इजलात मजीद सुलग उठे।
इस घर में आपने मुझे किस हैसियत से रहने दिया, ये आप बहुत वाज़ेह अल्फाज़ में बता चुके हैं। अपने सबसे बड़े दुश्मन और काबिल नफ़रत इंसान की बेटी को आपने अपना मेहमान समझा। उसे अपने पूरे घर, पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखा। आपकी इस आला ज़र्फ़ी की मैं दिल से मोतरफ़ हूँ। लेकिन ये एक मेहमान, सॉरी ज़बरदस्ती के मेहमान और मेज़बान का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे को जवाबदेह हों। ज़बरदस्ती के मेहमान तो वाले जान होते हैं, जैसे भी चाहे उनसे जान छूट जाए मेज़बान की। बस यही एक दुआ होती है। खैर, आपको नतीजे से मतलब होना चाहिए। सूरज यहाँ की यानी बहस में फंसकर वो सब कह गई जो वो कहना कतई नहीं चाहती थी। एहसास हुआ तो ज़ुबान सँभाली, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। सो आपके सर्टेन ये मुसीबत होटल में रहे, फुटपाथ पर रहे, कब्र में रहे या ताबूत में, वो आपका कंसर्न नहीं है। कंधे झुकाकर अपनी बात समेटते हुए टेबल से फाइल और बैग उठाने के लिए बढ़ी। आप अपने आप को समझती क्या हैं? झटके से उसका बाजू अपने गिरफ्त में लेता हुआ अजय की माने फनकारा। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। जोरदार तसादम से अर्दो समा उसकी निगाहों में घुमा तो सहारा फिर उन्हें मजबूत शानों का लिया। जब से पैदा हुई हूँ लाशऊर में अपनी तलाश में हूँ और जिंदगी के 24 पहर गुजर गए लेकिन तलाश खत्म नहीं हुई। लेकिन इत्तेफाक देखें, फकत 4 माह में मैंने आपको कुछ समझा था, बल्कि बहुत कुछ समझा था, लेकिन वो सब मेरी खामख्याली निकली। बस ख्याल जो हकीकत के आगे धुआं के माने अपना वजूद खो बैठा। आखिर तक उसकी यासियत में डूबी आवाज सरगोशी में बदल गई और आंखों में गहरा धुंध लबों पर अपना ही मजाक उड़ाते सजाया मुस्कुराहट चिमट गई। अब मेरी राह में हायल नहीं होती यादें, अब तेरे शहर से गुजरूं तो गुजर जाती हूँ। टूटे बिखरे से लहजे में पिन्हा नाशनासा गिले में ऐसी तासीर थी कि आशिर की आतिश फिशानी तेवर और जारिहाना गिरफ्त खुद ब खुद कमजोर से कमजोरतर होती चली गई। जिसका फायदा उठाते हुए तेजी से अपना बैग और फाइल लेकर बिना एक नजर गलत उस पर डाले वहां से निकलती चली गई थी। अब अगला सीन। दिन ढलते सूरज के साथ वो सिद्दीकी मैंशन पहुंची थी। सामने ही आज दोपहरी दौरे से लौटे बख्तियार सिद्दीकी बड़े रिलैक्स अंदाज में गार्डन में अपने पसंदीदा जगह इजी चेयर पर नशिस्ता, एक हाथ में कॉफी मग, दूसरे में टैबलेट उठाए गालिबन खबरों की सुर्खियों पर सरसरी सी नजर डालते हुए मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अपनी सगी औलाद की जिंदगी में फकत अना की तस्कीन के लिए तलातुम बरपा कर बख्तियार सिद्दीकी जैसा वाहिद इंसान ही होगा जो इस कदर मुतमिन और पुरसकून होगा। वो तलखी से सोचकर सब झटकती हुई स्पॉट से अंदाज में उनके सलाम करके उनके मुकाबले रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके सलाम का जवाब जरा सा सर को खम देकर देते हुए उन्होंने अपने नमा को लहसे भर के लिए भी तर्क गैर अहम जाना। पूरे 17 दिन बाद बिना कोई राब्ता खैर खबर उनकी वापसी हुई थी और फैमिली के नाम पर इकलौती फर्द की अहमियत ये थी कि सलाम का जवाब भी बराह रास्त देना जरूरी न समझा गया था। उनके इस खुश्क रवैये से रिमशा के सर तासरात में कोई तगय्युर न आया। उसे उनसे ऐसी किसी पिदराना शफकत वालियाना मोहब्बत की ना आदत थी न तवक्को। सो वो उनके फ्री होने तक गार्डन में निगाह दौड़ाने लगी। सरसब्ज़ शादाब गार्डन के मखसूस हिस्से में हर साल की तरह बागवानी के बेहतरीन मौसम का फ़ायदा उठाते हुए माली का तंदुरी से नए पौधे लगाने में मसरूफ़ थे। वो सूरज से उठकर उधर चली आई। अपने नहीफ तजर्बाकार हाथों में वो नन्हे पौधों को किसी नौमौलूद बच्चे की तरह पूरी एहतियात से उठाकर खुरपी से खोदी गई जगह में डालकर ऊपर से मिट्टी डालते हुए इस कदर एहतियात और नरमी बरत रहे थे गोया उनकी जरा सी बेहतियाती उस नन्ही कोंपलों और इक्का दुक्का फूलों से सजे पौधे छोटे डिस्पोजल पैकेट में बंद पौधे को तबाह कर देगी। माली और पौधे के इस दिलचस्प रिश्ते ने उसके मुस्तरिब और मलूल जहन को जज्बाती तौर पर ही सही तल्ख ख्यालों से आज़ाद किया था। अपनी दिलचस्पी और तजस्सुस में उसने उनसे पौधों के मुतालिक कई सवाल कर डाले जिसका उन्होंने बड़े स्वभाव से तजर्बाकार अंदाज में तसल्ली बख्श जवाब दिया था, जिस पर कितने दिनों बाद उसकी उदास आंखें मुस्कुराई थीं। माली काका, हमें लगाना तो इन पौधों को इसी मिट्टी में ही है ना, यही मिट्टी अब इसकी पहचान होगी। फिर डायरेक्ट उन्हें इस मिट्टी में क्यों नहीं लगा रहे? इस साथ आई मिट्टी को साथ डालने का मकसद? माली के मिट्टी में सिने हाथ पर नजर गाड़े उसने दिलचस्पी से पूछा। वो इसलिए बेटा जी कि इस मिट्टी में नन्हे पौधों की नन्ही नन्ही जड़ें हैं, फैली हुई हैं, इसी मिट्टी में पनपी हैं। अगर हम पौधों को इस मिट्टी से जुदा करके किसी और मिट्टी में डायरेक्ट लगाएं तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। जुरी जरा चेहरे पर मखसूस नरम तासुर लिए मालिक आकर ने रसान से समझाया तो इस बात को सर हिलाते उसने गर्दन को तिरछी करके बख्तियार सिद्दीकी को देखा जो कॉफी की चिस्कियां लेते हुए उसी जानिब देख रहे थे। वो कुछ सोचकर एक पैकेट उठाती हुई उनकी टेबल की जानिब चली आई। ये क्या है? मिट्टी में सना पैकेट टेबल पर रखने पर उन्होंने नागवारियत से बेटी को देखा। रिश्ता। साहब का नशी से पालती वो संजीदा थी। क्या बकवास है ये? उसकी फजूल सी बात पर उनके तेवर बिगड़े। बकवास नहीं डैड, आपने भी तो सुना।
अभी मालिक आका ने इस पौधे और इस मिट्टी के रिश्ते को इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। वो नाजुकी से पौधे की नन्ही कोंपलों को छेड़ते हुए तकल्लुफाना अंदाज में बोली। तो उनके माथे पर बैकवक्त नाफहमी और नागवारी के बल पड़े। तो डैड, मालिक आका ने कहा है, अगर इस पौधे को उस मिट्टी से जुदा करके डायरेक्ट नई मिट्टी में लगाया जाए तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। मालिक आका के अल्फाज दोहराते वो फूल की पत्ती को नरमी से छू रही थी। सो व्हाट? वो झुंझुला गए उसकी अजीब मंतक पर। उन्हें हकीकतन अपनी बेटी की इस हरकत का मुहर्रिक समझ नहीं आया था। उनके मुताबिक तो उसे उनकी हरकत के लिए एहतजाज करना चाहिए था जिसके लिए वो आई थी, लेकिन वो पौधों का फलसफा उन्हें समझा रही थी। अजीब। मान और आरू का आशिर हसन से इस मिट्टी और पौधे जैसा रिश्ता है डैड। जिस तरह इस मिट्टी में इस पौधे की नन्ही जड़ें फैली हुई हैं, ठीक इसी तरह आशिर हसन में उन दोनों का पूरा बचपन समाया हुआ है। जिस तरह इस पौधे को इस मिट्टी से जुदा करके नई जगह लगा दे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, इसी तरह वो बच्चे आशिर हसन से जुदा होने के तस्वुर से ही मर जाएंगे। कभी कोंपलों तो कभी फूल की पत्ती को सहलाते, धीमे सुरों पर कहती उसने सर उठाकर पुरुमीद नजरों से बख्तियार सिद्दीकी को देखा, जिनके अजलात तन गए थे। डैड, आपकी दुनिया में भले आशिर हसन का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उन दोनों के लिए आशिर हसन का वजूद ही उनकी दुनिया है। उस शख्स की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा है। उसके वजूद की हिद्दत में वो परवान चढ़े हैं। उस शख्स ने उन्हें अपने खून पसीने से सेंचा है। वो दोनों उस शख्स के बगैर नहीं रह सकते। मैंने उनके अनोखे रिश्ते को बहुत करीब से देखा है डैड। वो एक शख्स उन दोनों के लिए काफी है। उन दोनों की कोई मुतबादिल नहीं है। आशिर हसन के होते उन्हें किसी भूले बसरे रिश्ते की जरूरत नहीं है। उस शख्स इस हद तक अपने आजाद घेरा उनके गिर्द और उनकी जात का घेरा उनके गिर्द तंग कर लिया है कि हमारा वजूद उनकी जिंदगी में ना भी आता या अब भी चला जाए तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आशिर हसन, वो खोए अंदाज में कहती हसीयत से सर झुका गई। बख्तियार सिद्दीकी कोफ से अपनी नशिस्त छोड़कर पश्त पर बाजू बांधते रुख मोड़कर खड़े हो गए। जब वो फिर शुरू हुई, उन दोनों की जिंदगी में आशिर हसन के कई किरदार हैं डैड। जब वो छोटी छोटी बातों पर जिद करते हैं, नाराज हो जाते हैं, किसी बात पर अड़ जाते हैं, तब वो शख्स बिना माथे पर शिकन लाए, बगैर खंदा पेशानी से बेखर्च माँ की तरह अपनी ममता की आगोश में उन्हें समेटकर उनकी जिद नखरों को सर आंखों पर रख लेता है। जब वो मनचाही फरमाइश करते हैं तो बिना अपनी जेब देखे किसी मेहरबान बाप की तरह उनकी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पर लब्बैक कहता, अपनी पिदराना मोहब्बत और शफकत उन पर लुटाता है। उन्हें खेलना हो तो वो उनका दोस्त है, उन्हें बहस करना हो तो वो उनका साथी है। एक आशिर हसन उनके लिए सब कुछ है डैड। और आशिर हसन, उनकी तो पूरी दी दुनिया उन दोनों के गिर्द गर्दिश करती है। आशिर हसन की पहली तरजीह है दोनों। उनके लिए दोनों से पहले उन दोनों के बाद कुछ नहीं है। उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए वक्फ कर रखी है। आई कांट एक्सप्लेन डैड, उनका रिश्ता कितना प्योर, कितना स्पेशल है। वो उनके रिश्ते को अल्फाज इतनी जज्बाती हो गई थी, लेकिन पत्थर में शगाफ ना पड़ा था। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं उनका रिश्ता कैसा है। वो सफाकियत की इंतहा को छूते हुए बोले तो रिमशा का पूरी उम्मीद चेहरा उनके साबका अंदाज पर तारीख हुआ। मैं बस इतना जानता हूँ, सिद्दीकी खानदान से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक डिजर्व नहीं करता है। ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, एक मामूली से मुलाजिम तबके का आदमी, मेरे बराबर खड़ा, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटी के हवाले से मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ जल्द या देर तुम ये बात समझ जाओगी, लेकिन तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो रऊनियत की हदूद को छूते कतियत से वही राग अलाप रहे थे, जैसे इतनी देर से रिमशा हवाओं से महवे मुखातिब थी। यही दावा तो आपने अंसर भाई के तब भी किया था डैड। नतीजा क्या हुआ? आज मेरा भाई मनो मट्टी तले सोया है। वो तल्खी से कहती खड़ी हुई। जिस इंसान ने मुझसे सर उठाकर बात ना करने वाली बेटी को मेरे मुकाबिल आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर गुर्राने पर उकसाया है, उसे तो बख्तियार सिद्दीकी की अदालत में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो उसके चोट करने पर बल खाकर गुर्राए तो वो तासिर ज़दासी नफी में सर हिलाने लगी। कस्टडी केस वापस ले लें डैड। वो दोनों मासूम जिनका भी जिंदगी से सही तारुफ भी नहीं हुआ, उनके नन्हे कदम अदालत जैसी तरफ जगह की सीढ़ियां चढ़ें, उनका मासूम जहन मुतासिर हो, ऐसा आप भी नहीं चाहेंगे। फिर आपकी गैरत किस तरह गवारा करेगी कि आपके घर का मामला, आपके मरे हुए बेटे का बाबे हयात अदालतों में सरेआम उछले। उनकी बेरुखी से दिल बर्दाश्त होने के बावजूद वो तहम्मुल का मुजाहरा करते उनके पत्थर दिल में जज्बात की हिद्दत पैदा करना चाह रही थी। तुम्हारी हमाकत से जो हमारे खानदान के नाम पर कीचड़ उछ रहा है, उसे तो कम ही होगा।
तवक्कुफ लेकर वो तनफुर से अनकारा भरकर जितलाए तो निशा सर्द सांस खारिज करके उनकी पश्च देखने लगी। डैड, मैंने एक दुनिया की मौजूदगी में निकाह किया है, कोई छुपकर गुनाह नहीं किया है। तो मेरी समझ नहीं आ रहा इससे हमारे खानदान की नेक नामी पर कैसे अंगुश्त नुमाई हुई। वो बहस से उकताने लगी थी। बख्तार सिद्दीकी ने पलटकर कीना तोड़ नजरों से घूरा। और वैसे भी डैड, डील के मुताबिक अगर भाई के साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो मेरी वापसी पर आपने उन्हें एक्सेप्ट करना ही था। उनके बेहिसी का इल्म होने के बावजूद आज वो आखिरी बार सारे कार्ड्स आजमा रही थी। ऑफ कोर्स, और तुम्हारी वजह से ही अब भी दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। वो रुख मोड़े शांत करने के अंदाज में बोले। ओह, आई सी। भरपूर चिरा के मूड में हर तौर उन्हें अपने आखिरी फासले पर आखिरी बार नजरसानी के लिए आमादा करने पर बज़े द्रिमशा की मुतहम्मिल आवाज यकलक गहरे पाताल से गूंजी। वो उठकर आईने उनके मुकाबले आन खड़ी हुई। मतलब आपको इन बच्चों से कोई उनसियत नहीं है, सिर्फ मेरी वजह से आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मीन्स वो बच्चे आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट मेरी वजह से आप उन्हें इस बड़े से मेंशन में अपने अरबों की जायदाद में हिस्सा देना चाहते हैं, सिर्फ मेरी वजह से, राइट? स्पार्ट से अंदाज में उनके बयान को टुकड़े टुकड़े करके लफ्ज पर दबाव बढ़ाते उसने उनकी जानिब देखा तो वो निगाह चुरा गए। फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे यही सुनना था, बस मैं यही सुनना चाहती थी। नफी में गर्दन हिलाते वो एक एक कदम पीछे लेने लगी। चेहरा स्पार्ट था लेकिन आंखें कुर्बो अजियत से गुलाल हो रही थी। बख्तार सिद्दीकी निगाह न चुरा सके, उसकी आंखों में हिलकोरे लेती बेयकीनी पर। उनके पश्च पर बंधे बाजू ढीले होकर पहलू में झूल गए। डोंट वरी डैड, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल। अब आपके ऊंचे नाम ऊंचे शिमले पर कोई आंच नहीं आएगी। हमेशा की तरह एट द एंड आप ही का फैसला मुकद्दम माना जाएगा। बस इस बार आपकी मर्जी में अपने अंदाज में पूरी करूंगी। रुककर जख्मी अंदाज में वो मुस्कुराई तो बख्तार सिद्दीकी को अपने दिल में उसके टूटे लहजे की किरचियां चुभती हुई महसूस हुई तो लब खींच गए। अब कहाँ जा रही हो? उसका रुख गेट की जानिब देख उन्होंने अकब से आवाज लगाई। होटल। वो बिना शिकस्ता कदमों को रोके बोले। मैंने ये घर मुलाजमों के लिए नहीं बनाया। उसके जवाब पर उन्होंने सख्ती से टोका तो वो जाते जाते इस्तेज़ाइया तासुरात लिए मुड़ी। ये घर नहीं है डैड, ये बेशकीमती पत्थरों से बना सैकड़ों मरले पर मुश्तमिल खूबसूरत महल है जिसकी फिजा में बेहिसी गर्दिश करती है। यहाँ की घुटन ज़दा फिजा में मेरा दम घुटता है। घर ऐसे नहीं होते डैड जहाँ रहने वाले मकीनों में ताल्लुक फ़कत नाम का हो। घर आशिर हसन के चंद मरले के घर जैसे होते हैं जहाँ की फिजा में मोहब्बत, अपनायत, एहसास, रिश्तों का एहतराम बहुत है जो आपकी बेटी बकौल आपके डिज़र्व नहीं करती। उसके अंदर की तोड़ फोड़ उसके लफ्ज़ जो लहजे से अयां थी। बख्तियार सिद्दीकी लब वाह करके भी कुछ ना कह सके। रिश्ते बनाना बहुत आसान है डैड, जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिख देना, लेकिन निभाने के लिए पानी पर पानी से पानी लिखने जितना मुश्किल है। एक अलविदाई नज़र सूरज की अलविदाई नारंगी किरणों पर नहाए अपने बेहिस पाप पर डालकर वो वहां से निकलती चली गई थी। पीछे उसके दर्द को पहली बार अपने अंदर महसूस कर रहे बख्तियार सिद्दीकी मिट्टी का मुजस्मा बने उसे लम्हा बलम्हा दूर जाते देख रहे थे।